हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं तीसरा सेट प्रैक्टिस आरआरबी एनटीपीसी, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो, वो सारे सवाल जहां केमिस्ट्री से संबंधित सवाल यानी विज्ञान से संबंधित सवाल। आज मेरा सेट प्रैक्टिस का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने दो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सेट प्रैक्टिस। आप नहीं देखे हैं तो सारे देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आरआरबी में पीछे पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी हो, जेई हो या ग्रुप डी हो, जितने भी एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, वहाँ हर जगह जो पिछले 10 सालों में पूछा गया साइंस से सवाल एमसीक्यू के रूप में आपसे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि इनमें से अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम किस में होती है। तो याद रखना, अगर मान के चलो कोई ठोस है तो ठोस में अणु जो है सामने सामने रहती है, तो याद रखना है ठोस के आकर्षण बल भी ज्यादा होगा, क्योंकि सामने सामने करीब करीब में है। तो याद रखना है ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा, तो याद रखना है वायु में। याद रखना है वायु में, क्योंकि वायु में जो उसके कण है वह बहुत दूर दूर में रहती है। तो दूर दूर में रहेगी तो इसका आकर्षण बल मतलब खींचने की प्रवृत्ति जो बल है वो बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर मतलब अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोसों में पाया जाता है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत बता रहा है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होती है, क्योंकि आकर्षण बल जितना करीब करीब रहेगा, जैसे ठोस उसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल, उससे दूर अगर द्रव है तो आकर्षण बल उससे कम हो गया, और उससे कम अगर देखा जाए तो हवा में यानी गैस में सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। अगला सवाल, ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो याद रखना है व्यवस्थित तरीके से विन्यास करना। ठोस के कणों को अगर देखा जाए तो कथन सही बता रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं मतलब खोज किया जा चुका है। तो बहुत शानदार ये सवाल है। 5 अवस्थाएं खोज किया जा चुका है। हम लोग पढ़े हैं क्या क्या, तो ठोस, द्रव और गैस, यही चीज पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, प्लाज्मा होती है, याद रखना, ठीक है। प्लाज्मा, और उससे ठोस से पहले भी क्या होती है, तो याद रखना बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती है, ठीक है। तो याद रखना 5 जो है आपका अवस्थाएं खोज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विसरण अत्यधिक तीव्रता से किस में पाया जाता है। तो गैसों में सबसे ज्यादा विसरण की क्षमता जो है गैसों में पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। तो याद रखना कपूर जो है ठोस है, ठोस। और याद रखना कपूर एक अमोनिया गैस के रूप में डायरेक्ट जो है मतलब अमोनिया गैस है, वह कपूर क्या होती है, डायरेक्ट जो है ऊर्ध्वापातन हो जाती है, मतलब ठोस से डायरेक्ट गैस में मतलब रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, कपूर। अगला सवाल, एक शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो यार ना मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पदार्थों के वर्गीकरण। सवाल है कि मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है। तो यार ना समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों मिश्रण प्रकृति में होती है। नेक्स्ट आते हैं, एक मिश्र धातु का उदाहरण कौन है। तो यार रखना ठोस विलयन जो है एक मिश्र धातु का उदाहरण है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। जितने भी सवाल ला रहे हैं सारे जो है प्रीवियस ईयर सवाल है। आपको यहाँ पर देख भी रहे होंगे, सारे प्रीवियस ईयर सवाल है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वो जो ये किताब जो है आपका यूथ कंपटीशन बुक्स, लगभग 15,000 से प्लस ज़्यादा सवाल साइंस के रूप में सवाल दिया गया है। सारे कंटेंट आपको एक ही वीडियो में मतलब इसी चैनल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब तक आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल, एक पायस कोलाइडी विलयन कौन सा है। तो यार ना द्रव में द्रव, यह एक पायस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, सामान्य पदार्थों को भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया है। किसका शामिल नहीं किया, तो याद रखना कोलाइड का शामिल नहीं किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है सामान्य पदार्थों में भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया गया है। किसका, तो कोलाइड का। अगला सवाल, हवा एक क्या है। तो याद रखना हवा एक तत्वों और यौगिकों के मिश्रण है। याद रखना है हवा एक तत्वों और यौगिकों के मिश्रण है। नेक्स्ट आते हैं, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं, उसे क्या कहलाता है। तो याद रखना उसे सस्पेंशन कहा जाता है। एक विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित हो जाते हैं, उसे सस्पेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं,
विज्ञान के नियम मिश्रण के गुणों का पालन कौन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? तो यार ना क्योंकि इसकी संरचना तय है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहलाता है? तो उसे अमिश्रणीय कहलाता है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, शक्कर के घोल किसका उदाहरण है? तो यार ना घुला हुआ पदार्थ, शक्कर के घोल घुला हुआ पदार्थ का एक उदाहरण है। अगला सवाल, यह द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो यार ना पनीर, पनीर जो है एक द्रव में ठोस कोलाइड विलयन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं, एक यौगिक नहीं है तो याद रखना है लोह यौगिक नहीं है। अगला सवाल, रेत और चीनी के मिश्रण को क्या कहा, एक कौन सा उदाहरण है? तो याद रखना यह एक विजातीय मिश्रण है। ठीक है, रेत और चीनी नहीं घुलेगा तो याद रखना यह एक विजातीय मिश्रण है। अगला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यहां से संबंधित सवाल केमिस्ट्री के बनेगा। सवाल है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो यार ना भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं? अगर कोई दो मतलब जो तत्व है या कोई भी लिक्विड है वह अगर मिल गया और मिलने के बाद और फिर वह पुनः जो अपने पैतृक अवस्था में अगर आ जाती है तो उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस बोलते हैं या रिएक्शन। और अगर मान के चलो कोई दो एलिमेंट हो या कोई दो लिक्विड हो, ठीक है, वह मिलने के बाद अगर पुनः अपने अवस्था में जो पैतृक अवस्था है वो उसमें अगर नहीं आ जाए, पुनः ना आए, उसे केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से समझ जाते हैं। जैसे मान के चलो दूध से मक्खन बनाते हैं, मिल्क से क्या बनता है? मक्खन बनता है। ठीक है, तो मक्खन क्या बनता है? तो मक्खन से दूध बनेगा? नहीं। तो ये क्या हो गया? एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगर मान के चलो कागज को हम जला दिए, कागज था इसको जला दिए तो जल गया ये। अब जलने के बाद क्या जला हुआ राख कागज बनेगा? नहीं। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे। अगर वही अगर मान के चलो चीनी को पानी में घुला दिया, क्या घुला हुआ चीनी जो है, घुला हुआ पानी चीनी, वह चीनी को पुनः पानी, वह जो घुले हुए चीनी है उसको फिर चीनी में ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं, वह है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं? तो पदार्थों का किण्वन। लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। सवाल बहुत ही शानदार है, क्योंकि लोहे में जंग लगने के बाद वह पुनः जो लोहा प्योर था, वह पैतृक जो रूप था वह उसमें नहीं आता। जंग लगने के बाद मतलब लोहा खत्म ही हो जाता। ठीक है, और एक सवाल याद रखना है, लोहे के बाद जंग लगने के बाद उस धातु का वजन बढ़ जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कि धातु का वजन बढ़ती है, घटती है, कुछ नहीं होती, क्या होती है? तो यार ना बढ़ जाती है। ठीक है, तो लोहे के जंग लगने के बाद जो है उसका वजन बढ़ जाएगी और यह एक केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आते हैं, रासायनिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण। उस प्रक्रिया का नाम बताए जो सीधे ठोस से वस्तु सॉलिड और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, इसे डिपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, ये अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि रासायनिक क्रिया हुई है या नहीं। तो अगर अवस्था में परिवर्तित हो गई हो तो आप बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है या नहीं। अगर गैस का उत्सर्जन हुआ, रंग बदला हुआ है तो ही आप बता सकते हैं। ठीक है, अथवा नहीं बता सकते। नेक्स्ट आते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो यह ना जल का जलवाष्प बनना। जल जो है तुरंत कोई भी अगर हीट देंगे तो वह क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। फिर उसको संघनन करेंगे मतलब ठंड करेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर पानी बन जाएगा। फिर पानी को और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में यह पानी आ जा सकता है। मतलब ठोस से गैस, गैस से ठोस, ठोस से फिर गैस, जैसा मन तैसा कर सकते हैं। मतलब वह पुनः पैतृक अवस्था में आ सकता है। तो यह कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। याद रखना है, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला सवाल, तरल पदार्थ में गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर तरल पदार्थ है यानी पानी है और डायरेक्ट वह क्या बन जा रही है? गैस बन जा रही है। डायरेक्ट मतलब क्या? तरल के बाद तो गैस ही बनेगा। हीट होने के बाद क्या हो जाएगा? भाप बनेगा। भाप बनेगा मतलब गैस बन जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। एसएससी सीजीएल में पूछा गया। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि दूध का दही बनना, दूध से अगर दही बन गया तो वह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि दही से पुनः दूध नहीं बनेगा। याद रखना, यह एक केमिकल रिएक्शन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। सवाल है कि यह नियम कौन सा है, क्या कहलाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट
यह एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला सवाल, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमान के योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। तो यार इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। अगला टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। पहला सवाल, वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। जोसेफ प्राउस्ट ने। याद रखना, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018, आरआरबी जेई 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। मतलब रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होगा, तब ना इतना बार पूछ रहा है। तो याद रखना, ऐसे सवाल को हम लोग एकदम जहन में बिठाना है। वैज्ञानिकों के स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट, ठीक है क्या। मतलब हम लोग स्थिर से कहाँ बैठते हैं, सोफे में बैठते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, स्थिर से कहाँ बैठते हैं, सोफे में। तो सोफ सेफ, ठीक है, जोसेफ, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ठीक है, याद करने का कोई भी ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होती है। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या बताता है। तो यह बताता है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह नियम किस पर सहमति है। तो यह लगातार समानुपाती ही होता है। किसी भी पानी को लो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। किसी भी पानी कार्बन डाइऑक्साइड को लो, वह हमेशा 3:8 में ही समानुपाती नजर आएंगे। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित कितना पूछा गया है एनटीपीसी या रेलवे में, वो सारे सवाल। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो यार रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। अगला सवाल, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत एक स्पष्टीकरण प्रदान क्या करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को बताता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अगला सवाल, डाल्टन के पद्धति के अनुसार क्या कथन सही है। तो यार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण, ये बताता है डाल्टन के परमाणु के पद्धति। अगला सवाल, किसने कहा था कि सभी पदार्थ को परमाणुओं से निर्मित होते हैं और जो अविभाज्य है और अविनाशी निर्माण खंड है। तो उसे डाल्टन कहा, मतलब इसने डाल्टन ने कहा था ये। ठीक है, मतलब कोई भी सभी पदार्थ जो है परमाणुओं में निर्मित हुई है। कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से बना है और यह जो है और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। परमाणु सबसे छोटा रूप है। ठीक है, यह किसने कहा था। तो यार यह जॉन डाल्टन ने कहा था। अगला सवाल, जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत की अवधारणा कौन सी नहीं है। तो याद रखना, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे अणु नहीं परमाणु कहा जाता है। याद रखना है, परमाणु सबसे छोटा रूप है, ना कि अणु। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये परमाणु सिद्धांत नहीं है। अगला सवाल आते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की यह अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या प्रतिपादित करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या परिणाम बता रहा है कि परमाणु अदृश्य कण है। मतलब बता रहा है कि परमाणु नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। मतलब परमाणु, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यही बताता है कि आप जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उसके कण को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसके कण को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, वह बस उसका रूप चेंज हो जाएगा, बस इतने ही। आप उसके कण को नष्ट नहीं कर सकते किसी भी परमाणु का। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि किसने प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो यह डाल्टन ने बताया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ऐसे सवाल रेलवे का फेवरेट सवाल है। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो याद रखना है, जॉन डाल्टन ने किया था। अगला सवाल आते हैं। अब हम लोग आते हैं अणु और परमाणु भार। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक वेट। अगला सवाल, पहला सवाल, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है। उसे अणु कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आता है। एक बात याद रखना है कि हम जितना भी साइंस का सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं, वो सारे जो है आपको मतलब चैप्टर वाइज ला रहे हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सारे बुक का जितने भी लगभग 15,000 सवाल है, वो सारे सवाल हम खत्म करेंगे। क्योंकि रेलवे जो जितने भी सवाल पूछा जाता है और एसएससी या आपका हो गया स्टेट पीसीएस, ठीक है, वो सारे जगह पे जहाँ
मतलब साइंस से संबंधित सवाल बनते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा और आगे ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। ठीक है, चलो बिना देरी के स्वागत करते हैं। अगला देखते हैं कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना, एक ही तत्व है और विभिन्न तत्व के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनता है। अगला सवाल आते हैं, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होती है? तो 5, याद रखना है। अगला सवाल, इसे किसी तत्व का एक सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, उसे अणु कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्साइड का अनुपात क्या होगी? तो याद रखना, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 5:2 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? तो 1:8। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पूछा गया है। अमोनिया में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो 14:3। ये सब एकदम रट लेना है। ठीक है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो यार ना 6। मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम और गैस जो है 5.6 लीटर आयतन है, यह कौन सी गैस बताता है? तो NO। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान कितना? तो 40। ठीक है, उसके बाद NH4NO3 नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो यार ना 35%। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत लगभग 27.30%। नेक्स्ट आते हैं, एक H2O यानी जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो 11.11। अगला सवाल आता है, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व में रखता है, उसे अणु कहा जाता है। नेक्स्ट, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना है? तो यार 90 यूनिट। अगला सवाल, अणु शब्द से परिचित 1896 के आसपास यह किसने करवाया था? तो यार ना 1896 में अणु की खोज हुआ था, मॉलिक्यूल्स की खोज हुआ था। किसके द्वारा? तो विल्हम ऑस्टवॉल्ड के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो यार ना 106। नेक्स्ट आते हैं, द्रव्यमान नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना है? तो 16.8 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान 74 U। किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो यार ना उसे अणु कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या कितनी? परमाणुकता कहा जाता है। अणु शब्द प्रतिपादित किसने किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था। अगला सवाल, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक को उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम और तत्व की सभी गुणों को दिखाता है। अगला सवाल, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान जो है वह कार्बन 12 के परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के अणु कितने मौजूद होते? तो 5। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान की अनुपात है 3:8। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो परमाणुकता कहा जाता है। नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो हाइड्रोजन के साथ किया जाता है। देख रहे, शानदार सवाल, हाइड्रोजन से तुलना किया जाता है। RRB NTPC 2016 में पूछा गया। ठीक है, अब अगला हम लोग आते हैं, मोल द्रव्यमान और एवोगाड्रो संख्या। पहला सवाल, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितनी होती है? तो 5.3 × 10⁻⁻23 ग्राम, याद रखना है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु होते हैं? तो 6 ग्राम। नेक्स्ट आते हैं, ऑक्सीजन के ग्राम जो है आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व इतना 1.429 ग्राम पर cc है, तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 12 दूनी 24 2। SI2 में 0.6 अणु में सल्फर की
परमाणु मौजूद कितने सॉरी SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो याद रखना 3.6 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखना 9.6 ग्राम। नेक्स्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने होते हैं? तो याद रखना 6। कितने कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं? तो याद रखना 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की मात्रा 6.22 इंटू 10⁻23 होते हैं। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु वजन का 16 ग्राम, तो वजन का भार क्या हो जाएगा? 48 ग्राम पर मोल। रासायनिक शास्त्र में मोल शब्द का परिचय किसने करवाया था? विल्हेम ऑक्सटवर्ल्ड ने। नेक्स्ट एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27। तो एल्युमिनियम में 24 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 तो 54। किसी भी पदार्थ में 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 10⁻23। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं व अणुओं या आयनों की संख्या कितनी हो क्या कहलाता है? तो यार ना किसी भी पदार्थ के, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणु या अणु या आयनों की संख्या को आवोगाड्रो की संख्या कहा जाता है। अगला सवाल, आवोगाड्रो की संख्या जो है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल है। तो किसी त्रिपरमाणुविक गैस के 0.1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो याद रखना है इतने ही होंगे। 1 पॉइंट से भाग देना। ठीक है, तो हाँ, तो 1 0 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितनी होती है? तो 1.6। पानी के 1 मोल में अणु कितने मौजूद होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट आते हैं, सल्फर के परमाणु द्रव्यमान 32 U है। तो सल्फर के 16 ग्राम द्रव्यमान मात्रा में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा सल्फर का? तो याद रखना है 16/32 यानी 0.5 मोल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या 15 मोल होते हैं। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या 3 होते हैं। हीलियम के 52 ग्राम में कितने मोल उपस्थित होते हैं? याद रखना 13। अवोगाड्रो में Na का अर्थ क्या है? तो किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अवोगाड्रो संख्या किससे निरूपित करते हैं? तो N0 से। CO2 में 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या 2 होती है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणु जो है कितने होते थे? 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक है, बर्जिलियस की परिकल्पना अगला टॉपिक है। सवाल, वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि तत्वों की प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों में किया जाएगा। यह किसने कहा था? बर्जिलियस ने। बहुत बड़ा सवाल है यह। ठीक है, अगला सवाल, इस तत्व के प्रतीक में केवल एक ही अक्षर होगा। तो याद रखना कार्बन। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा क्या किसमें लिखा जाएगा? तो बड़े अक्षरों में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग धातु अधातु उपधातु से संबंधित, यहां से सवाल बनेंगे। प्रकृति में विद्युत धनात्मक किसमें होती है? धातुओं में विद्युत धनात्मक होगी, मतलब विद्युत का चालन करता है। धातुओं में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसी होती है? वक्र होती है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फॉइल बनाने में आसानी होती है? तो आधात वर्धनीयता। ठीक है, पीट पीट कर क्या बनता है? चादर। तो धातुओं में यह पाई जाती है। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो याद रखना आधात वर्धनीयता कहा जाता है। अगला सवाल, यह धातुओं की भौतिक गुण नहीं है तो केवल ठोस अवस्था में होती है, ये माना जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसे लिक्विड भी है जो धातु है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कौन सा एक लिक्विड है जो धातु है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। याद रखना है अधातु तीनों रूप में पाया जाएगा। लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्बन मिलाया जाता है। सबसे नम्य और तन्यशील कौन सा है? तो यार ना सोना, बहुत ज्यादा तन्यशील इसी में पाया जाएगा। ठीक है, मैलिएबिलिटी गुण को क्या दर्शाता है? याद रखना धातु दर्शाती है। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चमकदार होती है? तो धात्विक चमक कहा जाता है उसको। धातु आधात वर्धनीयता और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणु और परत एक दूसरे में फिसल सकती है। नेक्स्ट,
धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो यार ना बेसिक होती है। अधातु जो कक्षीय ताप पर तरल होती है उसे ब्रोमीन कहा जाता है। अभी हाँ यही सवाल तो पूछे थे, ठीक है। कौन सा अधातु है, सॉरी हम धातु वाला पूछे थे ना, कौन सा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। आपका सवाल अभी भी है, ठीक है, देखते हैं अगर होगा तो। सौर पैनल में कौन सी धातु लगता है? सिलिकॉन। चिप में भी सिलिकॉन और सेल सौर पैनल में भी सिलिकॉन। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में कैसी होती है? तो यार ना अम्लीय होती है। अधातुओं की क्षारीय, याद रखना है। अधातुओं, ये बहुत शानदार सवाल है। धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होती है, अधातुओं की ऑक्साइड अम्लीय होती है। यह रेलवे का जो है ना फेवरेट सवाल बनेंगे यहाँ से। अगला टॉपिक है मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। पहला, ऊर्ध्वापातन कर सकता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ऊर्ध्वापातन अमोनियम क्लोराइड होती है ठोस से सीधे गैस में। यह एक ऊर्ध्वापातित नहीं है, बर्फ नहीं होती है। बर्फ जो है ठोस अगर है, बर्फ है तो डायरेक्ट अगर गर्म करेंगे तो पहले पानी बनेगा, उसके बाद गैस बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी जल को पंकिल जल से अलग करने की विधि को निस्यंदन कहा जाता है। जल को शुद्ध बनाने की प्रयोग में लाया जाता है उसे रिवर्स परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विलवणीकरण क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, उसे विलवणीकरण कहा जाता है। मतलब नमकीन पानी से खनिज अलग कर दिया, नमक अलग कर दिया। अगला सवाल, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार सवाल। पानी से हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, रेलवे का फेवरेट सवाल ये सबसे है। एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ कौन सा नहीं है? तो सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। अगला सवाल, सोडियम का क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने की विधि को कौन सा प्रयोग करेंगे? तो याद रखना है ऊर्ध्वापातन के द्वारा अलग कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड से अलग करने की विधि को ऊर्ध्वापातन के आधार पर कर सकते हैं। अगला सवाल, यह मिश्रण अलग अलग कीपों फनल में अलग किया जाता है। तो तेल और पानी का जो है कीप और फनल के द्वारा किया जा सकता है। मतलब उसको पानी को अलग जैसे बैठेगा नहीं, वो परत के ऊपर में रहेगा तेल, तो उसको पानी से गिरा दे तो वह गिर जाता है, ठीक है। अगला सवाल, समुद्र के पानी को अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अगर समुद्र का पानी हमको पीना है तो आसवन विधि द्वारा उसके लवणीकरण को समाप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पी सकते हैं, ठीक है। आसवन विधि ये याद रखना है। अगला टॉपिक आते हैं, पदार्थ की व्याख्या परिवर्तन। सवाल बहुत ही शानदार यहाँ से बनेंगे। सवाल है कि वाष्पीकरण की दर को कम कौन कर देता है? तो नमी जो है, अगर मान के चलो हवा में नमी है तो आप जो है आपका जैसे मान के चलो तालाब हो गया, कुआं हो गया, और जितने भी पानी वाले जगह है वो जो है थोड़ा कम सूखेगा। वाष्पीकरण का दर कम हो जाती है क्योंकि हीट कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मतलब हवा में नमी आ जाता है, तो नमी उतना तेज जो है आपका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो याद रखना वाष्पीकरण की दर को नमी कम कर देता है। अगला सवाल, एक सतह की घटना कौन सी है? तो भाप बनना एक सतह की घटना है, बिल्कुल। अगर सतह नहीं बन रहा है तो भाप नहीं बनेगा, ठीक है। अगला सवाल आता है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरित को करने की क्या विधि को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। तरल अवस्था में तरल है, लिक्विड में है, उसको गैस में बन रहा है, गैस बन रही है, मतलब हीट दे रहे हैं तो गैस बन जा रहा है, भाप बन के उड़ जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उसे इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस से डायरेक्ट गैस में उसे ऊर्ध्वापातित कहा जाता है, ठीक है। एनटीपीसी का फेवरेट सवाल। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यार ना हिमीकरण कहा जाता है। अगर द्रव के ठोस में परिवर्तन, जैसे मान के चलो पानी है, उसको हमको क्या करना है? फ्रीजिंग करना है, मतलब उसको फ्रीज में रख दिया तो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। उसी को फ्रीजिंग इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन हिंदी में हिमीकरण बोलता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विलयन से संबंधित सवाल। सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक घटकों को सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो विलयन कहा जाता है, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल। एक विलयन के पानी में 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत की मात्रा कितना हो जाएगा? तो यार ना 12.8%। नेक्स्ट आते हैं, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 350 ग्राम पानी में घोला जाता है तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 13.28%। नेक्स्ट आते हैं, एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना द्रव्यमान के रूप में विलयन की सांद्रता हो जाएगी? तो 8.83%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम, अच्छा ये तो हो गया।
150 ग्राम पानी को 50 ग्राम चीनी के घोल में बनाए गए विलियन की मास प्रतिशत के जरिए मास का प्रतिशत 25% हो जाएगा। 1 विलियन के पानी में 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है, तो उसमें लवण की विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता क्या हो जाएगी, तो 10.11%। 1 विलियन के पानी में 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा 41 ग्राम है, तो विलियन की मात्रा जो द्रव्यमान का 36% हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना वह जो है ग्राम की कितना हो जाएगा, 64। एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल द्रव्यमान है, तो 108 ग्राम उसके द्रव्यमान हो जाएगा। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित कितने होंगे, तो 2। अपरूपता में आते हैं। फ्लोरीन में कितने कार्बन मौजूद होते हैं, तो 60। 2 या 2 से अधिक अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होंगे उसे अपरूपता कहा जाएगा। मात्रक में हम लोग आते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल सवाल। सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है शानदार सवाल है, ये सब हम लोग संदर्भ से पढ़ेंगे। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 S यानी सल्फर, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, तो 32, O का 16, तो यार रहना है 16, 32 और 16 मतलब ऑक्सीजन 2 को है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो 32 32 64। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल से आते हैं। पानी H2O के सापेक्षित आणविक द्रव्यमान कितनी गणना करें, तो H2O। ठीक है, हाइड्रोजन 2 को है और ऑक्सीजन 1 को है, तो हाइड्रोजन 1 गुना 2, तो 2 1 2, और इधर हो गया आपका 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 और 2 18 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का कितना होगा, कार्बन का हो जाएगा 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र इकाई का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो कैल्शियम का होगा 20 दूनी 40 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का होगा 8 दूनी 16, तो 16 ही दोनों जोड़ देंगे बस, जितना होगा 56। नेक्स्ट आते हैं ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो ओजोन मतलब O3, तो 8 दूनी 16, तो 16 गुना 16 गुना 16 प्लस 16 प्लस 16 मतलब 16 48। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोलाइडी विलयन की कुछ अवस्थाएं, जैसे पदार्थ का नाम और उदाहरण दे दिया, जैसे ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, झाग फैन, यह साबुन के झाग और फैटी क्रीम होती है, इसका उदाहरण है। ठोस फोम में कौन होता है, तो पत्थर और रबड़। और ठोस सॉल जो है वह रंगीन काज, रूबी और ओपल होते हैं। द्रव सॉल, यह जो है पेंट जो घर में पेंट करते हैं वो द्रव सॉल है। स्याही कलम में लिखते हैं। कीचड़, नेल पॉलिश जो नेल पॉलिश करते हैं हम लोग नाखून वाला। ग्लिसरीन, ठीक है, जेल पेन की स्याही, ये सारे जो है वह जैविक तरल के जैसे रक्त, ब्लड, ये सारे क्या है, द्रव सॉल का उदाहरण। ठीक है, बहुत शानदार यहाँ से सवाल बनेंगे। ठोस एरोसोल, जो धुआं और धूल कोहरा है ना, वो ठोस एरोसोल है। पायस जो है दूध और आपका हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक और पाइसिक्री तेल, ये सारा पायस हो गया। जेल मतलब जेल आपका हो गया पनीर, मक्खन, जेली, ये सारा उदाहरण है। द्रव एरोसोल में कोहरा हो गया, बादल हो गया और धुंध हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन जैसे पानी का जमकर बर्फ बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जो है लोहे में जंग लगना, ये तो पुनः मतलब अपनी पैतृक अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, मोम का जलना, ये सारे जो है भौतिक अवस्था। मोम का गलना बोल दिया, ठीक है, अगर मोम का जलना बोलता तो याद रखना ये रासायनिक परिवर्तन आ जाता है। यहाँ से सवाल बनेंगे, मोम का अगर गलना बोलेगा तो भौतिक परिवर्तन, और जलना बोलेगा तो रासायनिक परिवर्तन। जल के राख हो जाएगा ना तो रासायनिक परिवर्तन, वो कहाँ मिलेगा वो। लेकिन गल रहा है तो गल रहा है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो फिर उसको टाइट करेंगे, फिर उसको मतलब उसको फिर ठोस अवस्था में करके हम मोमबत्ती बना सकते हैं। ठीक है, तो गलना और जलना में फर्क है। ठीक है, लोहे की छड़ को गर्म करना, ठीक है, ये एक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि ठंडा करके फिर लोहे के जैसा छड़ था वैसे ही हो जाएगा। दूध का स्कंदन, ठीक है, मतलब वही पायस के द्वारा उसको क्या करते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। दहन, कोई भी चीज जल जा रहा तो राख बन जा रहा है, वो तो पुनः उस चीज में नहीं आएगा, तो उससे रासायनिक परिवर्तन होता है। गर्म को जल भाप बनना, तो जल जो है भाप बन रहा है, ये तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि भाप से फिर पानी बनाया जा सकता है। ऊर्ध्वापातन आपका फिर भाप वही हो गया, मतलब भौतिक परिवर्तन। लेकिन जल का अपघटन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को जल का अपघटन, तो ये आपका जो है आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ टॉपिक आते हैं जैसे तत्व आते हैं। मानव शरीर में कितना प्रतिशत है, ये यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है,
मानव शरीर में हमारा ऑक्सीजन जो है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन 49.9%, लगभग आधा प्रतिशत ऑक्सीजन है। उसके बाद सिलिकॉन जो है 26.2%, एल्युमिनियम 7.3%, लोहा 4.1%। रुकिए 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 रुकिए, ये वाला सवाल है मानव शरीर में, वही तो लग रहा है हमको डाउट। ठीक ठीक ठीक, ये वाला मानव शरीर में जो पाया जा रहा है, तो ऑक्सीजन मानव शरीर में 65% पाया जाता है। ठीक है, कार्बन जो है 18% और हाइड्रोजन जो है 10%। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.32%, सोडियम 15, क्लोरीन 15, मैग्नीशियम 5.005, लोहा 0.004। ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोग को याद करना है, जैसे ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18 और हाइड्रोजन 10%। बस ऊपर में ये सब हम लोग को याद करना है, और ई वाला लास्ट याद कर लेना है। लोहा कितना पाया जाता है, तो याद रखना है लोहा हम लोग का 0.004% पाया जाता है शरीर में। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक है विलायक और विलेय पदार्थ। जैसे जल, जल एक विलायक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ को घोल सकता है, तो नमक, चीनी, नीला तोता, अल्कोहल, फिटकरी, फेरस सल्फेट, ये सारे को घोल सकता है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, एक विलायक है, फास्फोरस को घोला सकता है। एल्कोहल एक विलायक है, इसमें वर्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन सबको घुला सकता है। तारपीन का तेल, यह पेंट को घुला सकता है। नेफ्थलीन, रबड़, नेफ्था मतलब रबड़ को घुला सकता है। एसीटोन, एसीटोन जो रेयन, सेलुलोज और कृत्रिम रेशम को घुला सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह तेल, वसा, घी, मोम सबको घुला सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्लास का तीसरा जो सेट प्रैक्टिस है वो सारे खत्म किए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको मिला होगा, तो प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, हम सारे प्रीवियस ईयर सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिर्फ साइंस का नहीं, जितने भी जो जीके जीएस है वो सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सॉरी मतलब ये तो साइंस हो गया आपका, बायोलॉजी, सॉरी फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री मतलब साइंस ही बोल रहा है, आपका हो गया जैसे जियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर सवाल आपको, मैं इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे सवाल आपको कराऊंगा, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वो सारे सवाल जो पिछले 10 सालों का किया गया, ठीक है, पिछले 10 साल 15,000 MCQ सवाल है, अंत तक जरूर बने रहे, मतलब मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चौथा लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।